हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर हमारा फोर्थ है सेकंड बुक का। इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और आपका जो टर्म वन में जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और ये जो वीडियो है ये बाइलिंगुअल है। इसमें जो क्वेश्चन कंटेंट मिलेगा आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे आपको कराने वाला हूँ और वीडियो जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो सीबीएसई बोर्ड के लिए भी काम आएगी और जो स्टेट बोर्ड के हैं उनके लिए भी ये वीडियो काम आएगी। ठीक है, असर्शन रीजन के जो नए क्वेश्चन है आपको कराए जाएंगे और आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। कल की डेट में यानी कल रात 10 बजे तक जो बचे हुए टेस्ट हैं चैप्टर के, हमने एमसीक्यू टेस्ट डाले हुए हैं क्विज में, कई बच्चे क्विज दे चुके हैं। जो बचे हुए चैप्टर हैं वो कल रात 10 बजे तक कोशिश करूंगा डाल दूं, तो आप जरूर इसको ऐप में रहो, डाउनलोड करके आप वहां टेस्ट दे सकते हैं क्विज में जाके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब किया गया। ऑप्शन आपके सामने 1940, 1942, 1955, 1950। ठीक है, तो ये 1942 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। ऑप्शन में है सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह या सुखदेव। तो सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ए ऑप्शन अपना क्या है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तो ये 1961 में हुआ था और ये बेलग्रेड में हुआ था। तो ये पूछा जाता है पेपर में कई बार, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे वो कौन थे। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये डाल दिया ना कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, तो आप सभी आराम से कर दोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे ये नहीं डालता भारत के पहले प्रधानमंत्री, मैं सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो शायद कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसको नहीं पता वो गलत कर देते। ठीक है, तो आपको याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रखें। प्रधानमंत्री पूछे पहले तो भी यही थे और विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो चीनी क्रांति है वो कब हुई थी। तो जो चीन की क्रांति थी ये 1949 में यानी 1949 में हुई थी और जो नेता थे वहां के माओ, इनके नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेहरू जी की विदेश नीति के जो 3 बड़े उद्देश्य थे वो क्या थे। ऑप्शन आपके सामने है कठिन संघर्ष से प्राप्त जो संप्रभुता है उसको बचा के रखना, जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बना के रखना, ये भी ठीक है, पहला भी पॉइंट आपका ठीक है, तेज रफ्तार से हमको आर्थिक विकास करना है, ये भी ठीक है। तो अपना देखिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव, यानी कि सभी यहाँ पे सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चीन है उसने भारत पे आक्रमण किया था, तो वो कब किया था। ऑप्शन में है 1960, 1962, 1965, 1967। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा 1962, यानी कि 1962 आपका सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1956 में, ठीक है, 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले पर को लेकर किस पे आक्रमण किया था। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और रिपीट होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन में आपके सामने रूस, मिस्र, हंगरी और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिस्र। इसको इजिप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1956 में सोवियत संघ ने डैश पर आक्रमण किया था। अब देखिए अभी क्या पूछा था आपसे, यहाँ पे पूछा था स्वेज नहर के मामले पर ब्रिटेन ने किस पे आक्रमण किया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि सोवियत संघ ने किस पे आक्रमण किया था। ये ध्यान रखना, ये दोनों घटनाएं, क्योंकि एक साथ ही एनसीईआरटी में दे रखा है तो वहां पे भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हंगरी है इसका सही आंसर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में। नेहरू जी की अगुवाई में भारत ने डैश में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया था, यानी कब किया था। देखिए उस समय ना देश आजाद भी नहीं हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्च 1947 की बात है, देश आजाद भी नहीं हुआ था और इन्होंने ये सम्मेलन कर दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बॉन्डुंग में, और बॉन्डुंग देखिए बॉन्डुंग आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ए और बी। अब ये कब हुआ था ये आपको याद होना चाहिए, 1955 में, यानी 1955 में बॉन्डुंग सम्मेलन बॉन्डुंग में हुआ था, इसीलिए इसको बॉन्डुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी थी। तो अभी जब हमने इसी टॉपिक पर जिक्र किया है ना, बिल्कुल बॉन्डुंग सम्मेलन में, इसी सम्मेलन में ही तो इसकी नींव पड़ गई थी। यानी दोनों क्वेश्चन एक साथ रख दिया मैंने आपके सामने, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ था। अभी
ये पूछा था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था, तब हमने बोला था 1961 में। लेकिन अब ये पूछ लिया कि ये कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन में है ब्रिटेन, बुल्गारिया, बेलग्रेड, जापान। तो बेलग्रेड में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप है हमारा, इस नाम से ग्रुप है, उसमें 21,000 से ज़्यादा स्टूडेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में कब हुआ था? ऑप्शन ध्यान से देखिए, 20 अप्रैल 1951, 25 अप्रैल 1953, 24 अप्रैल 1952 और 29 अप्रैल 1954। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को याद होगा। इसका डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा, 29 अप्रैल 1954। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता कब हुआ था? देखिए ये ना थोड़ा दिमाग में बिठा लो। आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 में युद्ध हुआ था एक, और उस युद्ध के एक साल बाद, ऐसा दिमाग में बिठा लोगे तो आपको याद रहेगा हमेशा, उस युद्ध के एक साल के बाद यानी 1965 के एक साल बाद 1966 में समझौता हुआ था जिसको हम कहते हैं ताशकंद समझौता। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए आपके। 1965 आंसर हो जाएगा, सॉरी 1966 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे? हमारा डी ऑप्शन। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पंचशील समझौते के दौरान भारत और चीन की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? जब पंचशील समझौता हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, तो उस समय में भारत की तरफ से कौन से नेता थे नेतृत्व करने वाले, और चाइना की तरफ से कौन थे? तो देखिए चाइना की तरफ से थे चाउ एन लाई, बी ऑप्शन को ध्यान से देखो, और भारत की तरफ से थे नेहरू। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका जो है वो ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच में किन बातों को लेकर विवाद है? तो देखिए सीमा विवाद है, बिल्कुल ठीक है। तिब्बत पर जब चीन का कब्जा हुआ था तो कहीं ना कहीं ये भी बाद में एक विवाद का कारण बना था, ये भी ठीक हो जाएगा। भारत द्वारा दलाई लामा को शरण दिया जाना, ये भी एक कारण बन सकता है। ठीक है, क्योंकि दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी थी तो इससे भी चीन से रिलेशन खराब हुए थे। तो ये देखो तीनों ही कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं विवाद का। तो ये तीनों आपके सही है यहाँ पे। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती भारत में कहाँ है? तो देखिए ये जो दलाई लामा थे, इन्होंने जब शरण मांगी थी 1959 में, तो ये आए थे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला। अब देखिए इस जगह का नाम धर्मशाला है, इसको आप वो वाली धर्मशाला मत समझना कि मतलब रहने के लिए कोई जगह अलग से हो, इसका नाम ही धर्मशाला है उस जगह का। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते और यहाँ पे इनकी एक बस्ती भी है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दलाई लामा ने भारत में शरण कब मांगी थी? तो 1959 में, इन्होंने 1959 में भारत से शरण मांगी थी। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किन राजनीतिक दलों ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया था? इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जनसंघ पार्टी जो है इसने भी जताया था, सोशलिस्ट पार्टी जो है इसने भी जताया था। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दिया था? ठीक है, तो जो वीके किशन मेनन थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, तो आपको बिल्कुल ये क्या करना है, याद करके रखना है एकदम। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने भारत के किन दो हिस्सों पर अपना अधिकार जताया है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, अब मैप यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए ये जो इधर वाला हिस्सा, ये वाला जिसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को लेकर जताया, और जो जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख वाला हिस्सा है, ठीक है, उसको लेकर। तो अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन भी हो जाएगा ठीक, और सी ऑप्शन जो है ये भी ठीक हो जाएगा। नहीं, यानी कि हम क्या करेंगे, डी ऑप्शन लगा देंगे, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि नेफा या फिर उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य का पुराना नाम है? देखिए आज के समय में तो नहीं बोला जाता ये नाम, लेकिन पुराना नाम था ये अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पुराने समय में अगर देखा जाए तो नेफा के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करके रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू हुई थी? तो ये 1969 के आसपास होगी। ठीक है, तो ये 1969 इसका बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया था? देखिए इसलिए लाया गया था क्योंकि चीन के जो इरादे थे उसको समय रहते नेहरू समझ नहीं पाए थे। एक तो ये आपका बी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सी पॉइंट को भी एक बार ध्यान से देखो, चीन के आक्रमण के समय सैन्य तैयारी ना कर पाने के कारण, ये भी आपका ऑप्शन ठीक है। क्योंकि देखो
जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने पहले ही नेहरू को समझाया था कि हो सकता है कि आने वाले समय में चीन हम पर आक्रमण कर दे, तो हमें अपनी सैन्य तैयारी पूरी रखनी चाहिए। एक तो ये इस चीज़ पे ध्यान दो, दूसरा क्या है कि भाई चीन के इरादों को समझो कि आने वाले समय पे वो ऐसा कर सकता है। लेकिन नेहरू जो थे वो नहीं समझते थे, ठीक है, तो उन्होंने ना तो इस चीज़ को समझा, इसीलिए बाद में क्या हुआ, चीन के आक्रमण के बाद बहुत किरकिरी हो गई थी उनकी। तो ये आपका बी और सी यहाँ पे दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये कब टूट का शिकार हुई थी? तो ये 1964 में 1964 में दो हिस्सों में टूट गई थी, ठीक है। एक तो सीपीआई एम बन गई थी और एक सीपीआई हो गई थी, ठीक है। एम का मतलब यहाँ पे मार्क्सवादी है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार डैश 1979 में चीन के दौरे पर गए थे, विदेश मंत्री थे उस समय में वो, ठीक है। तो कौन थे वो? ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, वी के कृष्ण मेनन और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। ये विदेश मंत्री के तौर पे 1979 में गए थे। और आपको पता हो कि 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, तो उसके बाद काफ़ी समय तक भारत और चाइना के रिलेशन सही नहीं हुए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीन के साथ विवाद था। तो बाद में ये जब हमारी तरफ से या उनकी तरफ से दौरे शुरू हुए तो रिलेशन ठीक होने शुरू हो गए थे। तो उस समय में सबसे पहले अगर बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ही गए थे इधर से। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इजराइल कब आज़ाद हुआ? इजराइल पे मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, न्यू टॉपिक था। और आप इस वीडियो को देखें और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, अपना नाम लिखना है आपको, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो कमेंट में लिख देना। और ये इजराइल वाला वीडियो मैंने बताया है, वहाँ पे आपको पूरा मैप और सब कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जल संधि के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? जब सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, ये 1960 के आसपास की बात है। तो आपको पता है कि भारत की तरफ से तो नेहरू थे, ठीक है, तो नेहरू हो जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई? अभी मैंने जस्ट आपको यही बताया था, 1960, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मौत ताशकंद समझौते के दौरान हुई थी? ताशकंद समझौता देखिए 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके एक साल के बाद ताशकंद समझौता हुआ था, ये मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो ताशकंद समझौते में भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे और इनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी। और ये नहीं पता लग पाया कि मृत्यु का कारण क्या था। ये विवादित विषय है आज के समय में भी, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ? तो ये भी आपका याद रखना है, 1972। 1971 में जो बांग्लादेश संकट वाला युद्ध हुआ था उसके ठीक एक साल के बाद। तो इस तरीके से अगर आप दिमाग में बिठा रखोगे ना कि एक ये युद्ध हुआ था उसके एक साल बाद, तो आपको ये पेपर में गलत नहीं होगा आपका कभी भी। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौते के दौरान भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? वो देखियो 1971 72 के आसपास की बात है, तो आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा, इंदिरा गांधी थी भारत की तरफ से, ठीक है। भारत की तरफ से तो चलो इंदिरा गांधी थी, लेकिन उधर से कौन था पाकिस्तान की तरफ से, ये भी आपसे पूछा हुआ है। तो इंदिरा गांधी इधर से और जुल्फिकर अली भुट्टो जो थे वो उधर से, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कारगिल युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो ये 1999 में हुआ था कारगिल युद्ध। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और रक्षा उत्पाद विभाग, ये देखिए, ये मैं पहले बता दूं, इसे याद कर लो बिल्कुल। ये रिपीट, काफी बार रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है ये। तो रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, 1962 में, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये इसके 3 साल के बाद, यानी कि 1965 हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन आपका सही है, याद रखना है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? ये है मई 1974 में, यानी मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। और ए ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो होमी जहांगीर भाभा थे, इनके नेतृत्व में ही हुआ था, ये कौन थे? तो आपको ये पता होगा कि सीधा सीधा आप बता दोगे आराम से कि एक वैज्ञानिक थे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? ठीक है, चीन ने कब किया?
1964 में किया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी? ये ना जबरन थोपी जा रही थी ये संधि 1968 वाली, जबरन। भारत जैसे देश ने इसका विरोध किया था, ठीक है, भारत द्वारा इसका विरोध हुआ था। और इसके तहत ये किया जा रहा था कि जो जिन देशों ने परमाणु हथियार उस समय तक रख लिए वो तो ठीक है, लेकिन जो नए देश हैं वो नहीं बना पाएंगे, यानी उन पे प्रतिबंध लगाया जा रहा था इस संधि के तहत। इसीलिए भारत ने इसको भेदभाव वाली नीति कहा था और इसका विरोध किया था। परमाणु अप्रसार संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो ये 1995 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सीटीबीटी का पूरा नाम, ये पेपर में आपके आया हुआ था और ये पूछा बहुत जाता है। सबसे ज्यादा अगर सीबीएसई में कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो यही होता है, ठीक है। और इसको हिंदी में, कृपया इसको हिंदी में याद ना करना, अगर आप हिंदी मीडियम के भी हो ना तो भी आप इसको इंग्लिश में याद करना, ठीक है। कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूज कर देंगे आपको अगर हिंदी में याद करोगे तो। अगला क्वेश्चन है कि अरब इजराइल युद्ध जो था ये कब हुआ था? तो ये 1973, ठीक है, 1973 में। और तेल के दाम जो थे वो काफी बढ़ गए थे, ठीक है, पूरी दुनिया में मतलब हाहाकार मच चुका था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो ये इसके कुछ इफेक्ट हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इजराइल की एम्बेसी जो है, ठीक है, ये कब खुली थी? तो ये है बात है 1992 की। ये देखियो, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये वाला, ये न्यू टॉपिक आपका जो ऐड हुआ था उसमें से है, ठीक है। तो न्यू जो इजराइल वाली अगर आप वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल कब गए थे? ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी, तो ध्यान से देखो एक बार, जो नरेंद्र मोदी थे वो 2017 में गए थे इजराइल, ठीक है। फिर इजराइल के जो नेता थे वो भारत आए थे अगले साल 2018 में। तो ये दोनों चीजें ना बिल्कुल रिलेट करके देख लो, हो सकता है आपसे ये पूछे ही ना, पेपर में ये वाला पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य क्या है? अपनी सुरक्षा के लिए हथियार, ठीक है, शांति बनाए रखना, ये भी ठीक है, परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल ना करना, ये तीनों ही पॉइंट थे, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के प्रधानमंत्री भारत कब आए थे? अभी मैंने आपको बताया कि 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, फिर उसके एक साल बाद यानी 2018 में वहां के जो प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, ये थे, तो ये भारत के आए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन जो बताएं ये बिल्कुल याद कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चन की। देखिए 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी, सिंधु नदी जल संधि, हमने पढ़ा है। क्या ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही लग रही है? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे तो बिल्कुल ठीक है, यानी कथन अपना जो है, असर्शन जो है वो ठीक है। अब थोड़ा सा रीजन को देख ले, यानी कारण को देखते हैं। कारण आपसे कह रहा है कि सिंधु नदी जल संधि विश्व व्यापार संगठन की मध्यस्थता, यानी ये मीडिएटर था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें मीडिएटर था, ठीक है, इसके द्वारा ये संपन्न हुआ था। ये आपसे दे दिया कारण में, रीजन में। अब आपको पहचानना है क्या ये सही है या गलत है। अगर आपने बहुत ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ा है तो आप तुरंत बता दोगे कि ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, बल्कि विश्व बैंक था, यानी वर्ल्ड बैंक आएगा। अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक लिख देता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन अब मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने कुछ और संगठन लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा? कथन तो ठीक है लेकिन कारण जो है वो गलत है, यानी कि डी ऑप्शन को देखो एक बार, कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है, ठीक है। तो इसी तरीके से पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा मतलब गलत कर देंगे उसमें और आपको दे देंगे और आपको वो पहचानना होगा कि वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने अपने परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं करने का प्रण ले रखा था, कि भाई हम अपने परमाणु हथियारों को पहले कभी भी प्रयोग में नहीं लाएंगे। क्या ये कथन ठीक लग रहा है आपको? तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, कोई कमी नहीं है। अब हम चेक करेंगे कारण को। वर्तमान समय में भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रयोग नहीं की नीति की समीक्षा करने पे बल दिया गया। क्या ये सही है? ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यू टॉपिक जो आपके कुछ ऐड हुए थे ना उसके अंदर, अगर आपने मेरी लास्ट ईयर वाली वीडियो देखी है, चैप्टर वाइज देखी है, तो वहां पे सारे न्यू टॉपिक कराए हुए हैं। तो न्यू टॉपिक वाली जो कटिंग मैंने आपको दिखाई थी उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें
ये जो नीति है हमारी, इसको बदलाव की बात कही थी। उसमें ये कहा था कि प्रथम प्रयोग की जो हमारी जो ये नीति अभी तक थी, इसको हम रिव्यू करेंगे, इस पे हम समीक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कारण भी ठीक हो जाएगा, कथन ठीक है, कारण ठीक, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन और कारण जो है दोनों सही है, और ये इसको कहीं ना कहीं इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो आपका ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैप मैं आपको इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, मैप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको कंप्लीट मैप यानी जो भी इंपॉर्टेंट मैप है एक ही वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो आपको चैप्टर में अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसमें मैप नहीं कराया है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।